Hello, my dear students. Today I will take the class on the subject of nursing foundation, and today's topic is various type of injury to the bones, joint, and muscle, first aid management, and also first aid management of various fracture. Okay, first I will discuss about the definition of fracture. So first definition is a fracture is a partial or complete breakage of periosteum और क्रैक इन द बोन. तो फ्रैक्चर क्या है? बोन का कॉन्टिन्यूटी जब ब्रेक हो जाता है वो पार्शियल भी हो सकता है, कंप्लीट भी हो सकता है, और बोन में कोई क्रैक फॉर्मेशन होता है, और बोन का जो पेरियोस्टियम लेयर है जो मेनली बोन का कवरिंग है वहाँ पे ब्रेक होता है पार्शियली और कम्प्लीटली, तब हम उसको बोलते हैं फ्रैक्चर. ओके, नाउ आई विल डिस्कस अबाउट द causes of fracture. Mainly there are three causes: direct force, indirect force and फोर्स ऑफ मस्कुलर एक्शन. तो डायरेक्ट फोर्स के अंदर में क्या है? द बोन ब्रेक एट द स्पॉट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स. तो मेनली जहाँ पे बोन में फोर्स डायरेक्टली अप्लाई हो रहा है वो स्पॉट में जब ब्रेक डाउन होगा और फ्रैक्चर होगा तब हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट फोर्स की वजह से फ्रैक्चर हुआ है. ठीक है, इसका एग्जांपल है बुलेट पासिंग इनटू द बोन्स. जब बुलेट इंजरी होता है, गन शॉट इंजरी होता है, तब ऐसा फ्रैक्चर होता है डायरेक्ट फोर्स की वजह से. नेक्स्ट, सीवियर फॉल ऑन द प्रोजेक्टिंग स्टोन. कोई प्रोजेक्टिंग स्टोन के ऊपर फॉल होने की वजह से जो फ्रैक्चर होगा. व्हील पासिंग ओवर द बॉडी. कोई भी व्हील बॉडी के ऊपर से चला गया उसके वजह से जो फ्रैक्चर होगा वो डायरेक्ट फोर्स की वजह से फ्रैक्चर है. ठीक है, नेक्स्ट इज द इनडायरेक्ट फोर्स. द bone break away from the spot of application of force. तो मेनली जहाँ पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो स्पॉट में ब्रेकडाउन नहीं होके वहाँ से थोड़ा एवे साइड में जाके जब ब्रेकडाउन होता है तब हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट फोर्स की वजह से फ्रैक्चर हुआ है. मीन्स जहाँ पे डायरेक्ट फोर्स अप्लाई हो रहा है वहाँ पे फ्रैक्चर नहीं हुआ, बट वहाँ से एवे साइड में जाके जहाँ पे फ्रैक्चर हो रहा है उसको हम लोग बोलेंगे इनडायरेक्ट फोर्स की वजह से फ्रैक्चर हुआ. तो कॉलर बोन फ्रैक्चर ऑफ द फॉल ऑन द आउटस्ट्रेच्ड हैंड्स एक्सेट्रा. आउटस्ट्रेच्ड हैंड्स, मेनली हैंड जो है उसका आउटस्ट्रेचिंग की वजह से कॉलर बोन में जब फ्रैक्चर हो जाएगा तब हम लोग उसको बोलेंगे इनडायरेक्ट फोर्स की वजह से फ्रैक्चर हुआ. लास्ट इज द फोर्स ऑफ मस्कुलर एक्शंस. मेनली बोला है ऑकर्स व्हेन देयर इज ए वायलेंट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ए ग्रुप ऑफ मसल. मसल में जब वायलेंट कॉन्ट्रैक्शन होता है, बहुत मसल का कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो फ्रैक्चर होगा तब हम लोग बोलेंगे फोर्स ऑफ मस्कुलर एक्शन की वजह से फ्रैक्चर हुआ है. दिस हैपन्स वेरी रेयरली. ये बहुत कम कंडीशन में ही होता है. फ्रैक्चर ऑफ रिस्ट ऑन वायलेंट कफ. तो किसी का बहुत बुरा तरीके से काफिंग हो रहा है तो काफिंग के टाइम में लंग, रेस्पिरेटरी ट्रैक, बहुत सारा ऑर्गन में क्या होता है, मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है. ऑर्गन का पार्ट में बहुत सारा कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल का, तो उसके वजह से रीब का फ्रैक्चर हो सकता है. तो ये बहुत रेयर कंडीशन है, ऐसा नहीं होता है. मेनली डायरेक्ट फोर्स और इनडायरेक्ट फोर्स की वजह से फ्रैक्चर होता है. Next, I will discuss about the various types of fracture. Mainly, first is the simple or closed fracture. This is simply a clean break or crack in the bone. The broken end of the bone do not cut open the skin nor are visible outside. तो simple और closed fracture क्या है? जो fracture हुआ है वहाँ पे only bone में crack होगा और breakdown होगा, but जो ऊपर का स्किन लेयर है वो इंटैक्ट रहेगा, बाहर से नहीं दिखेगा वहाँ पे कोई फ्रैक्चर वगैरह और ब्रेकडाउन वगैरह हुआ है, और जो वुंड है वो क्लीन रहेगा. ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे सिंपल और क्लोज फ्रैक्चर. नाम से ही पता चल रहा है क्लोज रहेगा, मीन्स स्किन का कोई स्किन जो है अपर लेयर में जो स्किन है वहाँ स्किन इंटैक्ट रहेगा, वहाँ पे कोई टीयरिंग वगैरह नहीं होगा, अंदर में बोन का फ्रैक्चर होगा. यहाँ पे पिक्चर देख लो, देखो यहाँ पे बोन का फ्रैक्चर हो गया है, ये बोन फ्रैक्चर हुआ है यहाँ पे, बट अपर लेयर जो स्किन है, स्किन लेयर इंटैक्ट है. तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपल फ्रैक्चर और क्लोज फ्रैक्चर, क्योंकि ये बाहर से नहीं दिख रहा है, क्लोज है उंड, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्लोज फ्रैक्चर और सिंपल फ्रैक्चर. ओके, नेक्स्ट इज द कॉम्पाउंड और ओपन फ्रैक्चर. तो कॉम्पाउंड और ओपन फ्रैक्चर क्या है?
This is accompanied by wound, the skin is broken and the bone may be exposed to contamination from the skin surface and the air. तो compound और open fracture क्या है? जब कोई स्किन जब फ्रैक्चर के वजह से बोन में फ्रैक्चर के वजह से बाहर का जो स्किन लेयर है वहाँ पे भी टीयरिंग वगैरह होगा, वहाँ पे भी ब्रेकडाउन वगैरह होगा, उसको हम लोग बोलेंगे ओपन फ्रैक्चर. तो नाम से ही पता चलेगा ऊन जब ओपन हो जाएगा तब हम लोग बोलेंगे उसको ओपन फ्रैक्चर. ओपन फ्रैक्चर का और एक नाम है, उसको बोलते हैं कॉम्पाउंड फ्रैक्चर. और ऐसे ओपन होने से यहाँ पे कॉन्टामिनेशन होने का चांस ज़्यादा है. स्किन सरफेस यहाँ पे इंटैक्ट नहीं है, तो इसकी वजह से यहाँ पे कॉन्टामिनेशन का होने का चांस ज़्यादा है, इन्फेक्शन होने का चांस ऐसा फ्रैक्चर में ज़्यादा है. ये पिक्चर देख लो, यहाँ पे बोन का फ्रैक्चर, बोन का ब्रेकडाउन हो गया है, उसके साथ साथ अपर का जो लेयर था स्किन का लेयर उसका भी टीयरिंग हो गया है. तो जो वुंड है वो ओपन हो गया है, तो उसको हम लोग बोलेंगे ओपन और कॉम्पाउंड फ्रैक्चर. ये इसमें इन्फेक्शन होने का चांस ज़्यादा है. ओके, नाउ थर्ड टाइप इज द कम्युनेटेड फ्रैक्चर. The bone is broken into several small pieces which surrounds the main break. तो जो ब्रेकडाउन का साइड जहाँ पे है वहाँ पे बहुत छोटा छोटा पीसेस में बोन का ब्रेकडाउन होगा और ब्रेकिंग साइड में वो स्मॉल पीसेस ऑफ ब्रोकन बोन ही रहेगा. तो पिक्चर से दिख रहा है यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ है, उसके साथ साथ बहुत सारा छोटा छोटा पीसेस में ब्रेकडाउन हुआ है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कम्युनेटेड फ्रैक्चर. ठीक है. Next is the impacted fracture. Broken end of the bone are driven or forcefully embedded into one another. तो जो है broken end जहाँ पे ब्रेक हुआ है वो दो पार्ट हो गया है, और दो पार्ट एक के ऊपर एक उठ गया है और ओवरलैप कर गया है और जॉइन हो गया है, तो उसको हम लोग बोलेंगे इम्पैक्टेड फ्रैक्चर. इसका पिक्चर यहाँ पे नहीं है, मैं दिखा रही हूँ इम्पैक्टेड फ्रैक्चर कैसा होता है. ठीक है, देखो ये है इम्पैक्टेड फ्रैक्चर. ये दो पार्ट में ब्रेकडाउन हो गया है, यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ है. ये देखो ये पार्ट ऑफ ब्रेकिंग बोन इज एंटर्स इनटू द अनदर पार्ट ऑफ द ब्रेकिंग बोन. मेनली ज़्यादा फोर्स अप्लाई होने की वजह से ऐसा इम्पैक्टेड फ्रैक्चर होता है. एक पार्ट और एक पार्ट के अंदर में घुस गया है. ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं इम्पैक्टेड फ्रैक्चर. ओके, next I will discuss about the depressed fracture. Broken part of the bone are driven inward in cases of fracture of upper skull. मेनली जहाँ पे ब्रेकडाउन हो रहा है, जहाँ पे फ्रैक्चर हो रहा है वहाँ पे क्या होगा, बोन जो है डिप्रेस्ड हो जाएगा, इनवर्डली चला जाएगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे डिप्रेस्ड फ्रैक्चर. तो मेनली स्काल में ऐसा फ्रैक्चर होता है. तो मेनली देखो यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है स्काल में, तो यहाँ पे इंजुरी हुआ है, यहाँ पे वुंड हुआ है, तो अपर लेयर जो आउटर लेयर है और स्किन का लेयर है वहाँ पे सोइलिंग हो गया है, बट यहाँ पे जो बोन है स्काल है वो क्या हो गया है, ब्रेक होके अंदर में घुस गया है, तो इसको हम लोग डिप्रेस्ड हो गया है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे डिप्रेस्ड फ्रैक्चर. मेनली स्काल में होता है. ठीक है, नेक्स्ट इज द ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर. बोन इज particularly broken or bent, common in children due to incomplete calcification of bone. मेनली क्या होता है, बोन जो है वो पार्शियली ब्रेक डाउन होता है और बेंड हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर. मेनली कॉमनली चिल्ड्रन को होता है क्योंकि उन लोगों में कभी बोन में कॉम्प्लीट कैल्सिफिकेशन मीन्स कैल्शियम डिपोजिशन नहीं होता है, उसके वजह से वहाँ पे वीक हो जाता है वो पार्ट में बोन का, तो वहाँ पे थोड़ा फोर्स अप्लाई होने से वहाँ पे क्या हो जाता है, पार्शियली ब्रेक डाउन हो जाता है और बेंड हो जाता है बोन का एरिया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर. देखो एक पिक्चर है, यहाँ पे देखो पार्शियली ब्रेक डाउन हुआ है, कॉम्प्लीटली ब्रेक डाउन नहीं हुआ है, ओनली क्रैकिंग हुआ है. ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर. नेक्स्ट इज द कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर. Along with the fracture, there is associated injury to some internal structure like brain, spinal cord, liver, lungs, spleen, kidney, etc. तो जो कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर मीन्स फ्रैक्चर भी हो रहा है, मीन्स बोन में फ्रैक्चर हो रहा है, उसके साथ साथ बोन के अंदर में तो बहुत सारा बोन तो बहुत सारा इंटरनल ऑर्गन को सपोर्ट दे रहा है, तो बोन में इंजुरी हो रहा है तो इंटरनल ऑर्गन में भी और इंटरनल स्ट्रक्चर में भी क्या होगा, इंजुरी हो सकता है. तो जब बोन का इंजुरी के साथ साथ बोन का फ्रैक्चर के साथ साथ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, लीवर, लंग्स, स्प्लीन, किडनी, इसमें इंजुरी होता है, ये सब इंटरनल स्ट्रक्चर में इंजुरी होता है, तब हम लोग उसको बोलते हैं कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर. ओके, ये कॉम्प्लिकेशन है क्योंकि फ्रैक्चर एक कंडीशन है, उसके साथ साथ इंटरनल ऑर्गन भी डैमेज हो रहा है, तो ये
a serious condition, a complicated fracture. Okay, next is the last is the pathological fracture. The pathological changes or carcinoma of the bone make the bone weak and brittle. It breaks spontaneously without or with a little force, common in old age. तो मेनली कभी कभी बोन का पैथोलॉजिकल कंडीशन, बहुत सारा डिजीज़ है, ऑस्टियोपोरोसिस है, ऑस्टियोमाइलेशिया है, आर्थराइटिस है, ये बहुत सारा बोन का डिजीज़ पैथोलॉजिकल कंडीशन है. तो कोई भी बोन का पैथोलॉजिकल कंडीशन की वजह से और बोन में कार्सिनोमा होने की वजह से क्या हो जाता है, बोन ज़्यादा वीक हो जाता है, ब्रिटल हो जाता है. उसके वजह से थोड़ा भी बोन में लिटिल फोर्स अप्लाई हो नहीं हो, उसके साथ साथ बोन इजीली ब्रेक डाउन हो जाता है. तो स्पॉन्टेनियसली बोन का फ्रैक्चर हो जाता है. तो ये मेनली ओल्ड एज में ज़्यादा होता है. तो इसको हम लोग बोलते हैं पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर. मीन्स कोई भी पैथोलॉजिकल कंडीशन की वजह से जब फ्रैक्चर होगा तब हम लोग उसको बोलेंगे पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर. दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर. ओके, नाउ आई एम डिस्कसिंग अबाउट द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ फ्रैक्चर. फ्रैक्चर होने से क्या क्या साइन एंड सिम्टम दिखेगा. फर्स्ट, पेन एट द स्पॉट ऑफ फ्रैक्चर एंड और अराउंड इट. तो फ्रैक्चर जहाँ पे होगा वहाँ पे तो पेन होगा ही होगा, उसका साइड उसका सराउंडिंग एरिया में भी पेन होगा. टेंडरनेस, पेन ऑन जेंटल प्रेशर ओवर द इंज्योर्ड स्पॉट, डू नॉट प्रेस हार्ड. तो मेनली जहाँ पे पेन हो रहा है, जहाँ पे इंजुरी हुआ है वहाँ पे जेंटल प्रेशर देने से पेन होगा, टेंडर होगा. उसके बाद इसलिए वहाँ पे ज़्यादा जोर से प्रेशर नहीं देना है. सोइलिंग ऑफ द एरिया एंड डिसकलरेशन, वहाँ पे सोइलिंग हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा क्योंकि ब्लीडिंग हो रहा है अंदर में, तो वहाँ पे कलर चेंज हो जाएगा. उसके बाद लॉस ऑफ नॉर्मल मूवमेंट ऑफ द पार्ट, वहाँ पे जहाँ पे वुंड हुआ है, किसी का भी ब्रेकडाउन हो गया बोन में, तो वहाँ उसका मूवमेंट तो नहीं कर पाएगा, तो वहाँ का नॉर्मल मूवमेंट लॉस हो जाएगा. नेक्स्ट, डिफॉर्मिटी ऑफ द लिम्ब. द लिम्ब में लॉस इट्स नॉर्मल शेप, लिम्ब जो है उसका नॉर्मल शेप लॉस कर जाएगा. समटाइम्स द मसल विल पुल अप द लोअर फ्री एंड्स कॉजिंग अपरेंट शॉर्टनिंग ऑफ द लिम्ब. तो उसके वजह से क्या होगा, लिम्ब का जो नॉर्मल अलाइनमेंट है वहाँ पे चेंज हो जाएगा. कभी कभी लिम्ब का शॉर्टनिंग भी हो सकता है. ठीक है, क्योंकि मसल वगैरह लिम्ब को पुल करके रखता है, तो वहाँ पे ब्रेक डाउन होने की वजह से मसल भी क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, जिसकी वजह से लिम्ब का शॉर्टनिंग हो सकता है. नेक्स्ट, इरेगुलरिटी ऑफ द बोन में फ्रैक्चर हो गया है, तो उसका कॉन्टिन्यूटी रेगुलरिटी लॉस हो गया है, तो उसकी वजह से इरेगुलरिटी ऑफ द बोन का तो एक रेगुलरिटी है ना, वो चेंज हो जाएगा. नेक्स्ट इज द क्रीपिटस ग्रांटिंग. व्हेन वन एंड ऑफ द ब्रोकन बोन मूव्स अगेंस्ट द अदर, ए क्रैकिंग साउंड इज हर्ड व्हिच इज नोन एज क्रीपिटस. तो क्रीपिटस और ग्रांटिंग क्या है, जब कोई भी बोन में ब्रेकडाउन हो रहा है तो वन ब्रोकन एंड क्या करेगा, अदर वहाँ पे तो लूज हो गया है, ब्रेकिंग हो गया मीन्स कॉन्टिन्यूटी लूज हो गया है, तो एक पार्ट जो ब्रोकन बोन का एक पार्ट है वो क्या करेगा, मूवमेंट कर सकता है, जिसकी वजह से और एक ब्रोकन पार्ट के साथ क्या हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से क्रैकिंग साउंड सुनाई देगा. तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रीपिटस. ओके, नेक्स्ट, अननेचुरल मूवमेंट एट द स्पॉट ऑफ फ्रैक्चर कैन बी फेल्ड. तो जहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है, जो साइड में फ्रैक्चर हुआ है वहाँ पे अननेचुरल मूवमेंट भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा छोटा छोटा बोन का फ्रैगमेंट है, तो वो लूज हो गया है, वो वहाँ पे मूवमेंट कर सकता है, वहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है, तो ब्रेकडाउन की वजह से वो वहाँ पे मूवमेंट हो सकता है. तो लास्ट जो बोला क्रीपिटस और अननेचुरल मूवमेंट, ये हम लोग पेशेंट जब फर्स्ट एड हम लोग देंगे, ये पेशेंट के ऊपर हम लोग अप्लाई करके नहीं देखेंगे उसका क्रीपिटस हो रहा है नहीं हो रहा है, अननेचुरल मूवमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है, हम लोग कोई भी प्रेशर वगैरह उस स्पॉट में नहीं देंगे. ठीक है. नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट एड टू प्रिवेंट फर्दर डैमेज. तो क्यों हम लोग फ्रैक्चर पेशेंट को फर्स्ट एड देंगे, जिससे फर्स्ट एड देने से उसका फर्दर डैमेज नहीं हो, उस फर्दर डैमेज को हम लोग प्रिवेंट कर पाए, इसलिए हम लोग उसको फर्स्ट एड देंगे. टू रिड्यूस द पेन को रिड्यूस करना है. टू मेक पेशेंट कम्फर्टेबली, पेशेंट को कम्फर्टेबल पोजिशन में रखना है. टू गेट मेडिकल एड एट द अर्लीस्ट टाइम. तो जितना जल्दी हो सके पेशेंट को, जितना जल्दी हो सके उसका मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा. ये है फर्स्ट एड का ऑब्जेक्टिव. ओके, नेक्स्ट, फर्स्ट एड मेजर्स फॉर एनी फ्रैक्चर. कोई भी टाइप ऑफ फ्रैक्चर होगा तो फर्स्ट एड मैनेजमेंट हम लोग कैसे करेंगे, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है. फर्स्ट, कंट्रोल हेमरेज. कोई भी बोन में फ्रैक्चर हो रहा है, उसके साथ साथ बोन में का सराउंडिंग में बहुत सारा मसल्स है, टिश्यू है, ब्लड वेसल्स है,
तो वहाँ पे भी तो डैमेज होगा, इंजरी होगा, तो उसके वजह से बहुत ब्लीडिंग होता है। किसी का फ्रैक्चर होगा तो बहुत हेमरेज होता है, बाहर से नहीं दिखेगा, ओपन फ्रैक्चर है तो दिखेगा, ब्लीडिंग बाहर में आएगा, विजिबल ब्लीडिंग दिखेगा, बट क्लोज फ्रैक्चर है तो अंदर में ब्लीडिंग होता रहेगा। तो हम लोगों का मेन फंक्शन होगा पेशेंट का जो ब्लीडिंग है और हेमरेज है उसको कंट्रोल करना, ठीक है। काउंट एनी वुंड्स विथ स्टेराइल ड्रेसिंग, तो जहाँ जहाँ पे वुंड है हम लोग वहाँ पे स्टेराइल ड्रेसिंग अप्लाई करेंगे, मीन्स ड्रेसिंग कर देंगे बाय मेंटेनिंग एसेप्टिक टेक्निक। ओके, इमोबिलाइजेशन ऑफ द फ्रैक्चर पार्ट इमीडिएटली सो एज टू अवॉइड टू एडजेसेंट स्ट्रक्चर बाय मूवमेंट ऑफ फ्रैक्चर एंड ऑफ द बोन। तो मेनली फ्रैक्चर पार्ट जो भी है वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इमोबिलाइजेशन करेंगे, क्योंकि फ्रैक्चर ऑलरेडी हो गया है, उसका अलाइनमेंट ठीक ठाक में ही मेंटेन करेंगे, इमोबिलाइज नहीं करेंगे तो और भी स्ट्रक्चर, सराउंडिंग स्ट्रक्चर जो भी है, ब्लड वेसल्स, नर्व्स, उसमें इंजुरी हो सकता है। तो वहाँ का जहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है वो पार्ट का मूवमेंट हम लोग रेस्ट्रिक्ट कर देंगे जिससे फर्दर इंजुरी नहीं हो, ठीक है। यूज स्प्लिंट्स फॉर इमोबिलाइजेशन, यूज़ अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी। हम लोग जब बैंडेज पढ़ा रहे थे तब स्प्लिंट क्या है हम लोग डिस्कस किए थे। स्प्लिंट ऐसा एक स्ट्रक्चर है जिससे हम लोग कोई भी बॉडी पार्ट को इमोबिलाइज कर सकते हैं। तो स्प्लिंट अप्लाई करेंगे और कोई बॉडी पार्ट के साथ जो फ्रैक्चर बॉडी पार्ट है उसको हम लोग क्या कर देंगे, इमोबिलाइज कर देंगे। उस और भी कोई बॉडी पार्ट के साथ सपोर्ट लेके इन्फेक्टेड सॉरी फ्रैक्चर पार्ट को हम लोग इमोबिलाइजेशन करेंगे थ्रू द यूज ऑफ स्प्लिंट्स। ओके, do not give the patient anything orally as an anesthesia may be required to which the stomach needs to be empty। तो क्या करना है, पेशेंट के ऊपर, पेशेंट को कुछ पीने के लिए चाह रहा है, पानी वगैरह हम लोग नहीं देंगे, ओरली कुछ भी नहीं देना है पेशेंट को, क्योंकि हम लोग पेशेंट का फ्रैक्चर हो रहा है, फ्रैक्चर हो गया है ऑलरेडी और पेशेंट का ब्लीडिंग हो रहा है, तो हम लोग पेशेंट को हॉस्पिटल जितना जल्दी लेकर जाएंगे उतना अच्छा होगा। और कभी कभी फ्रैक्चर इमीडिएटली ओटी भी हो सकता है, फ्रैक्चर का इमीडिएटली ऑपरेशन भी हो सकता है। तो इसलिए ऑपरेशन के टाइम में जनरल एनेस्थीसिया देगा, तो उसके वजह से हम लोग को पता है ओटी जब होता है तब हम लोग पेशेंट को मुंह में कोई भी खाना नहीं देते, 8 to 10 आवर्स उसको एम्प्टी स्टमक में रहना चाहिए। तो हम लोग कुछ भी उसको ओरली नहीं देंगे, क्योंकि एनेस्थीसिया के टाइम में हर कोई मसल बॉडी का रिलैक्स हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, वोमिटिंग होने का चांस होता है। उसके बाद वॉमिटिंग से एस्पिरेशन होने का चांस हो जाता है, तो बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकता है। उसकी वजह से हम लोग ओरली पेशेंट का कुछ भी नहीं देंगे, ठीक है। अरेंज फॉर ट्रांसफ़र ऑफ पेशेंट टू द हॉस्पिटल, तो पेशेंट को जितना जल्दी हो सके हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग फर्स्ट एड दे के थोड़ा उसका पेन रिड्यूस कर सकते हैं, इमोबिलाइजेशन कर सकते हैं, उसके बाद उसका अलाइनमेंट थोड़ा मेंटेन कर सकते हैं, कंफर्टेबल पोजीशन दे सकते हैं। बट मेडिकल ट्रीटमेंट उसका ज़्यादा ज़रूरी है, मेडिकल सर्जिकल ट्रीटमेंट उसका ज़्यादा ज़रूरी है, तो जितना जल्दी हो सके उसको हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र करना ही पड़ेगा, ठीक है। दिस इज़ द फर्स्ट एड मैनेजमेंट ऑफ एनी टाइप ऑफ फ्रैक्चर। ओके।